Hello students, my name is Sandeep Khatri and I welcome you to my session on Law Semester Q&A series. आज के इस सेशन में हम करेंगे टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक क्वेश्चन रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन एंड द अनदर वन इज व्हेन जजमेंट्स आर रेलेवेंट. So without wasting a second, let's begin with the very first question of today's session, which is on the topic of dying declaration. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, what is meant by dying declaration. तो dying declaration का मतलब क्या है, and the second part is what are the essentials of dying declaration. So basically कि dying declaration का मतलब क्या है और उसके इंपॉर्टेंट essentials क्या है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं. अब इस क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहले आ जाएगा द मीनिंग इन लेमेन्स लैंग्वेज, जो कि निकलता है डाइंग डिक्लेरेशन का स्टेटमेंट ऑफ ए पर्सन. तो डाइंग डिक्लेरेशन इज नथिंग बट ए स्टेटमेंट ओनली, एंड स्टेटमेंट विच इज गिवन बाय अ पर्सन हु हैज डाइड. तो मतलब जो कि मर चुका है. इन शॉर्ट कि अगर किसी ने स्टेटमेंट दी और बाद में उसकी डेथ नहीं होती है फॉर एनी XYZ रीजंस, तो वो स्टेटमेंट कभी भी क्वालिफाई नहीं करेगी फॉर द डाइंग डिक्लेरेशन. एक्सप्लेनिंग द सर्कमस्टांसेस ऑफ हिज डेथ, विच मीन्स कि उसकी डेथ के बारे में हमें जो है उस स्टेटमेंट से पता लग रहा है कि उसके रीजंस क्या है, उसका कॉज क्या है एंड सो ऑन. चलिए जी, अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर. इसेंशियल्स क्या है डाइंग डिक्लेरेशन के. तो यहां पे इसेंशियल्स ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन के लिए आई एम रेफरिंग सेक्शन नंबर 26 क्लॉज ए. ठीक है. अगर मैं यहां पे बात करूं इंडियन एविडेंस एक्ट की, तो इट वाज योर सेक्शन 32 क्लॉज 1, बट अब है सेक्शन 26 क्लॉज ए, जो कि डाइंग डिक्लेरेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है. एज फार एज द कॉन्सेप्चुअल एज फार एज द कॉन्सेप्ट्स आर कंसर्न, तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही लैंग्वेज यूज की गई है. देयर आर नो मेजर चेंज. चलिए जी, सबसे पहला डाइंग डिक्लेरेशन इज अ स्टेटमेंट. ये वही स्टेटमेंट है जिसके अंडर आपका एक एडमिशन आता है, क्योंकि एडमिशन इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट. जिसके अंडर कन्फेशन आता है, कन्फेशन इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट. एंड द थर्ड वन इज डाइंग डिक्लेरेशन. तो डाइंग डिक्लेरेशन भी एक स्टेटमेंट है. लेकिन अब जो बाकी के एसेंशियल्स हैं वो आपको डिफरेंशिएट भी कर देंगे कि ये किस तरीके से एडमिशन, कन्फेशन या किसी और स्टेटमेंट से डिफरेंट है. सेकेंड वन इज मेड बाय डेड पर्सन. इन शॉर्ट कि जो पर्सन की डेथ हो चुकी है. जैसा कि मैंने मीनिंग के टाइम पर भी आपको बताया था कि अगर किसी भी रीजन से, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को गोली लगी लेकिन उसको हॉस्पिटल ले गए और उसकी जान बच जाती है. ठीक है, वो आपने मुहावरा सुना होगा ना, जाके राखे साइया मार सके ना कोई. तो विद दैट कैटेगरी ऑफ अ पर्सन, या किसी और भी रीजन से, ठीक है, गुड लक बहुत अच्छा होता है किसी किसी का एंड सो ऑन. ठीक है, या डॉक्टर की जो सर्जरी है वो बहुत अच्छे से जो है परफॉर्म हो गई. तो अगर किसी भी तरीके से उसकी डेथ नहीं होती है तो फिर वो क्वालिफाई नहीं करेगी स्टेटमेंट टू बिकम अ डाइंग डिक्लेरेशन. सो दैट इज अवर सेकेंड एसेंशियल. थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, और इवन थर्ड क्लॉज को ना यहां पे आप देखोगे दो पार्ट्स में डिवाइड भी किया गया है, विच मींस, और बीच में है और, विच मींस आइदर दिस और दिस. तो पहला है कॉज ऑफ हिज डेथ. तो जब वो स्टेटमेंट जो है वो क्या बता रही है, डेथ, जिस पर्सन की डेथ हुई है उसका कॉज बता रही है ऑफ हिज डेथ, की उसकी डेथ किन वजहों से हुई है. जैसे बहुत ही सिंपल सा इलस्ट्रेशन लेते हैं यहां पे. ए ने बी को गोली मारी, अभी उसकी डेथ हुई नहीं है, और बी ने स्टेटमेंट दी सी को कि मुझे जो गोली मारी है वो किसने मारी है, वो ए ने मारी है. तो ये जो स्टेटमेंट जो सी को दी गई है, ये जो स्टेटमेंट सी को दी गई है, दिस इज गोइंग टू बी अ डाइंग डिक्लेरेशन. क्यों? क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है जो कि बाद में उसकी डेथ हो जाती है ऑफ द पर्सन, और वो उसके कॉज ऑफ हिज डेथ के बारे में बता रही है. अब यहां पे अगर वो कॉज ऑफ हिज डेथ नहीं बताती है तो क्या कुछ और भी हो सकता है. तो और में है यहां पे सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन व्हिच रिजल्टेड इन हिज डेथ. अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए, इसमें वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक लैंडमार्क जजमेंट भी है और बेस्ट जजमेंट है टू डिस्कस ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, एंड दैट इज पकाला नारायण स्वामी. अब उसके मैं थोड़े से फैक्ट्स आपके सामने रखता हूं और कॉन्सेप्ट अपने आप ही क्लियर हो जाएगा. अब हस्बैंड जो है उसको किसी से पैसे लेने होते हैं.
अब जिससे पैसे लेने होते हैं वो पैसे दे नहीं रहा होता है। और ये उस टाइम की बात है जब कन्वर्सेशन भी होती थी लेटर्स से, कि एक लेटर लिखा उन्होंने, फिर एक लेटर लिखा इन्होंने, एक लेटर इन्होंने लिखा कि भाई पैसे दे दो, उन्होंने लिखा भी है नहीं, इन्होंने लिखा अब दे दो, इन्होंने कहा अभी भी नहीं है, इन्होंने फिर लिखा, फिर एक दिन परेशान हो गए, उन्होंने लेटर लिखा हाँ जी हमारे गाँव आ जाइए, घर आ जाइए और आपको पैसे मिल जाएंगे। अब वो अपनी वाइफ को एक स्टेटमेंट पास करते हैं कि भाई मैं पैसे लेने जा रहा हूं, फाइनली वो जिसको पैसे दिए हुए थे वो पर्सन मान गया है और अब जाऊंगा, शाम की गाड़ी से जाऊंगा ट्रेन से, एक दिन वहां रुकूंगा, पैसे लेके आऊंगा, 2 दिन बाद वापस घर पे आ जाऊंगा। अब 2 दिन के बाद वो आते ही नहीं है और सीधा उनकी मिलती है डेड बॉडी। अब जो स्टेटमेंट्स उन्होंने वाइफ को कही थी, क्या वो कॉज ऑफ हिज डेथ थी? तो आंसर इज नो, ऐसा तो कुछ भी नहीं उन्होंने बताया था। लेकिन सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन विच रिजल्टेड इन हिज डेथ, लेकिन क्या हम क्या वो सेकंड कैटेगरी में उनकी स्टेटमेंट्स फॉल करती हैं? एंड द आंसर इज यस। अब शायद आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि जब कोई पर्सन कॉज ऑफ हिज डेथ बताता है तो ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन तो वो ज्यादा होगी, लेकिन इस केस में देयर कैन बी अदर सर्कमस्टांसेस एज वेल। अब जरूरी नहीं है कि उस पर्सन को उसी ने मारा हो जिससे वो पैसे लेने गया था, कोई और भी उसकी डेथ कर सकता है। बट स्टिल इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ग्रेटर चांसेस हैं कि डेथ उसी ने कमिट की है। तो नो डाउट यहां पे जो आपकी एविडेंशियरी वैल्यू होगी डाइंग डिक्लेरेशन की, कंपैरेटिवली कम होगी इन कंपैरिजन टू कॉज ऑफ हिज डेथ में। आगे बढ़ते हैं जी। सो थर्ड में से हमारा कोई भी एक एसेंशियल जो है वो फुलफिल होना चाहिए। फोर्थ, केसेस इन विच कॉज ऑफ डेथ कम्स इनटू क्वेश्चन, सिविल और क्रिमिनल। तो बेसिकली जो हमारा केस चल रहा है, चाहे वो सिविल हो या फिर वो क्रिमिनल हो, उसमें क्वेश्चन ये है कि भाई डेथ कैसे हुई है या जो है डेथ किसने कॉज की है। तो वहां पर ये जो डाइंग डिक्लेरेशन हो जाएगी ये अपने आप में रेलिवेंट हो जाएगी। एक और चीज, ज्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है कि डाइंग डिक्लेरेशन का जो रेलिवेंसी है वो सिर्फ क्रिमिनल केसेस में देखी जाती है, बट ऐसा नहीं है। व्हेन इट कम्स टू कॉन्सेप्ट ऑफ कन्फेशन वो सिर्फ क्रिमिनल केसेस में होता है, लेकिन जो आपका कॉन्सेप्ट है डाइंग डिक्लेरेशन का वो सिविल में भी अप्लाई हो सकता है और क्रिमिनल में भी। हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि ज्यादातर केसेस जो आप पढ़ोगे या लैंडमार्क जजमेंट जितनी भी हैं वो सारी क्रिमिनल केसेस की हैं। एंड कमिंग टू द लास्ट एसेंशियल, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ और नॉट। अब ये भी काफी इंटरेस्टिंग एसेंशियल है, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ और नॉट, विच मींस कि जब ये स्टेटमेंट पास ऑन की गई तो क्या उनको उनकी एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ थी? अब मान लीजिए उनको गोली लगी हुई है या वो किसी भी तरीके से जख्मी है और इन शॉर्ट उस स्टेज में वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने पेट्रोल छिड़क कर उन पर आग लगा दी है या कोई गला काट दिया या गोली चला दी है, तो ऑब्वियसली वो सारी सिचुएशंस आ जाएंगी एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ के केस में। और यहां पे आ जाता है और नॉट, विच मींस कि अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ नहीं भी है तब भी वो स्टेटमेंट जो है डाइंग डिक्लेरेशन में क्वालिफाई हो जाएगी, विच मींस एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ हो या ना हो, दिस इज कंप्लीटली इममटेरियल। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था सर्कमस्टांसेस ऑफ ट्रांजैक्शन वाला पॉइंट, जिसमें हमने पकाला नारायण स्वामी वाला केस डिस्कस किया। तो अब जब वो हस्बैंड अपनी वाइफ को स्टेटमेंट पास ऑन कर रहा है, उसको अपनी डेथ की कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, तब भी वो जो है क्वालिफाई हो जाएगी स्टेटमेंट टू बी आर रेलिवेंट डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है जी। और अगर है एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ, गोली लगी हुई है या किसी तरीके से जख्मी है, तो हो ही जाएगी। अब आते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को कंक्लूड करने के लिए कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स। तो पकाला नारायण स्वामी तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है। द अनदर वन इज हेयर क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला, जिसके साथ आप रीड विद कर सकते हैं चंद्रशेखरा वर्सेस किंग 1937 कलकत्ता हाई कोर्ट। तो इसमें जो है बेसिकली ये जो भी प्रिंसिपल्स यहां पे डिसाइड हुए थे वही कैरी फॉरवर्ड किए गए कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा अंडर दिस पर्टिकुलर केस। जब हम क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला के बारे में भी बात करते हैं तो क्या स्टेटमेंट जो है वो रिटन हो सकती है, क्या स्टेटमेंट जो है वो वर्बल हो सकती है, एंड वर्बल इंक्लूड्स आपके ओरल एज वेल, ऑक्यूलर स्टेटमेंट्स एज वेल, इवन आपका जो कंडक्ट है वो भी जो है वर्बल के कैटेगरी के अंडर आ जाता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपके, ये दोनों केसेस के साथ आप इस क्वेश्चन को अच्छे से एंड कर सकते हो। Now coming to the next and the last question for this session, explain the circumstances under which previous judgments are relevant. तो कौन कौन सी previous judgments हैं जो कि किसी और केस में भी उनकी रेलिवेंसी हो सकती है। तो इसके लिए आपको रेफर करना होगा सेक्शन 34 से लेकर
सेक्शन नंबर 38 तक। तो ये जो सारे सेक्शंस हैं 34 से लेके 38 तक, ये आपके जजमेंट के रेलिवेंसी के बारे में ही बात करते हैं। ठीक है जी, चलिए नाउ कमिंग टू द वेरी फर्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 34। अब सेक्शन नंबर 34 कैसे रेलिवेंट है? अगर आपका केस सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी में फॉल करता है, दैट इज रेस जुडिकाता, या आपका केस आर्टिकल 20 क्लॉज 2, अब यहां पे सिविल और क्रिमिनल के दो एग्जांपल्स हो रहे हैं। सेक्शन 11 इज एन एग्जांपल ऑफ सिविल केस एंड आर्टिकल 20 क्लॉज 2, जो कि आपका वन ऑफ द फंडामेंटल राइट है, द प्रिंसिपल ऑफ डबल जियोपार्डे, रेड विद सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, तो अगर किसी को एक बार ऑलरेडी पनिशमेंट मिल चुकी है और अब आप उसी ऑफेंस को लेकर, सेम ऑफेंस को लेकर उसको दोबारा पनिशमेंट दिलाना चाहते हो, तो वो जो है सब्सिक्वेंट केस में वो जो आपकी प्रीवियस जजमेंट होगी वो रेलिवेंट हो जाएगी। सिमिलरली सेक्शन 11 जो कि रेस जुडिकाता के बारे में बात करता है, तो केस ऑलरेडी अगर डिसाइडेड है तो नेक्स्ट केस में भी वो जो है आपकी रेलिवेंसी उसमें बन जाएगी। नेक्स्ट वन इज योर सेक्शन नंबर 35। यहां पे कुछ सर्टेन जजमेंट्स के बारे में बात की गई है। तो टोटल 4 काइंड्स ऑफ जजमेंट्स हैं जो सेक्शन 35 में फॉल करती हैं, जिसमें आपकी प्रोबेट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसमें आपका इंसॉल्वेंसी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसके अलावा प्रोबेट, सेकेंड वन इज योर इंसॉल्वेंसी, थर्ड वन इज योर मैट्रिमोनियल। ठीक है, तो मैट्रिमोनियल जो जजमेंट्स होते हैं वो भी यहां पर जो है वो फॉल कर जाते हैं। प्रोबेट, इंसॉल्वेंसी, मैट्रिमोनियल एंड द फोर्थ वन इज एडमिरलिटी। ठीक है, तो इन चारों से रिलेटेड जो आपकी जजमेंट है, वो जो सर्टेन जजमेंट्स में आपका केस फॉल करता है, तो वो आपकी क्या होंगी? रेलिवेंट होंगी। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर एक और चीज मेंशन्ड है एंड दैट इज कि वो जजमेंट्स कंक्लूसिव प्रूफ भी मानी जाएंगी, विच मींस कि वो इररिबटेबल होंगी, उनको आप रिबट नहीं कर सकते हैं। द थर्ड वन इज सेक्शन नंबर 36। अब सेक्शन नंबर 36 बात करता है वो सारे जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर जो कि सेक्शन 35 में फॉल नहीं करते हैं लेकिन पब्लिक नेचर के हैं, तो वो भी क्या होंगे? सारे के सारे रेलिवेंट फैक्ट होंगे। लेकिन हाँ, सेक्शन 36 जो है आपका वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा, जैसे कि सेक्शन नंबर 35 था। और फिर आ जाते हैं हम सीधा सेक्शन नंबर 37 पे। 37 बात करता है कि कोई भी जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर जो कि सेक्शन 34, 35 और 36 में फॉल नहीं कर रहा है, तो वो एज अ जनरल रूल तो क्या होगा? वो जनरल रूल तो यही होगा कि वो जजमेंट क्या हो जाएगी? इररेलेवेंट हो जाएगी। लेकिन इसकी एक्सेप्शन भी है, और वो एक्सेप्शन क्या है कि अगर वो जजमेंट अपने आप में ही फैक्ट इन इशू या फिर किसी और प्रोविजन में रेलिवेंट फैक्ट है। किसी और प्रोविजन में मतलब जैसे कि आपके स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन नंबर 4 से लेके सेक्शन नंबर 50 तक, अगर वो किसी भी और सेक्शन में रेलिवेंट है तो अब वो जजमेंट भी रेलिवेंट हो जाएगी। लेकिन एज अ जनरल रूल, अगर वो फैक्ट इन इशू नहीं है या वो अगर किसी और प्रोविजन में रेलिवेंट फैक्ट नहीं है, तब वो इररेलिवेंट ही होगी। नाउ कमिंग टू द लास्ट प्रोविजन, सेक्शन नंबर 38 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 38 में 3 पॉइंट्स हैं। कोई भी जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री जो कि रेलिवेंट है अंडर सेक्शन 34, 35 और 36। यहां पे 37 नहीं है, क्यों? क्योंकि 37 में तो यूजुअली जनरल रूल क्या है कि वो इररेलिवेंट ही है। तो अगर आपकी जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग रेलिवेंट है और दूसरी पार्टी ने प्रूफ कर दिया है, एडवर्स पार्टी ने क्या प्रूफ कर दिया है कि जो कोर्ट जिसने जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री दी थी वो इनकॉम्पिटेंट थी या फ्रॉड किया गया है या कोल्यूजन किया गया है, विच मींस मिली भगत है। फ्रॉड हेयर मींस किसी भी तरह की धोखेबाजी की गई है, ठीक है, डिसीविंग की गई है, किसी भी तरीके का धोखा दिया गया है कोर्ट को। तो अगर ये जो है एडवर्स पार्टी ने प्रूव कर दिया है, तो वो भी अपने आप में क्या होगा? रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। तो जब भी हम जजमेंट्स के बारे में बात करेंगे, यही आपके सेक्शंस हैं और इन्हीं में आप अपना आंसर विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशंस, ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको दी है, तो आप अपनी इलस्ट्रेशंस को यहां पर ऐड करके और इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। सो दैट वॉज योर दिस कंप्लीट यूनिट, जिसमें हमने दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। वन इज योर डाइंग डिक्लेरेशन एंड द अनदर वन इज योर बेसिकली द जजमेंट्स। एक बात और मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं, सो यू कैन डिवाइड योर कंप्लीट आंसर इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। वन मोर थिंग,
You can divide your answer into 3 parts. The very first one is your introduction. Just a second. Second one is your main body. And the last one is your conclusion. सो इन द इंट्रोडक्शन जो भी आपसे सवाल में पूछा गया है, जैसे फॉर एग्जांपल डाइंग डिक्लेरेशन पूछा तो उसका बेसिक मीनिंग क्या होगा, उससे रिलेटेड कौन कौन से सेक्शन नंबर्स होंगे जो आप वहां पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और इवन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने इंडियन एविडेंस एक्ट भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, और अब आप बीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो आप इंडियन एविडेंस एक्ट के भी प्रोविजंस मेंशन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल डाइंग डिक्लेरेशन के केस में सेक्शन 32 क्लॉज 1 जो था वो आपका कॉन्सेप्ट था ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, और बीएसए में सेक्शन नंबर 26 क्लॉज ए। सो इंट्रोडक्शन में मीनिंग एंड द रेलिवेंट सेक्शन नंबर्स। मेन बॉडी में आपके जो है एसेंशियल्स आ जाएंगे, एसेंशियल्स इन द फॉर्म ऑफ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ सेक्शन जो आपके सेक्शन को कंप्लीट करते हैं, और फिर आप उनको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करोगे विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशंस एंड केस लॉस, और अगर कोई मैक्सिम रिलेशन में है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। एंड द लास्ट is your conclusion part, जिसमें you are going to conclude your answer within 2 to 3 lines। जो भी आपसे मेन क्वेश्चन पूछा गया है, अगर उस क्वेश्चन को आपको आंसर करना हो 2 से 3 लाइनों में, तो आपका क्या आंसर होगा, वही यूजुअली आपका कंक्लूजन होता है, which means to the point, direct, hitting the bull's eye। So that's it from my end as of now. See you in my next video. Till then, yes, it's time to say